MDCAT 2025 के लिए जो हमने सीरीज़ अभी शुरू की है उसमें वर्क इन एनर्जी के चैप्टर में हमारी ऑलरेडी 3 वीडियोस हो चुकी हैं और उसमें हमने 50 तक क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए थे। और ये सीरीज़ में आपको क्लियर कर दूं कि ये PMC पेड टेस्ट्स का मटेरियल है। ज़ाहिर है ये जो PMC का 2021 में क्वेश्चन बैंक बना था वहाँ से पिक किए गए हैं। और चूँकि अभी MDCAT 2025 में हमारे पास नया मॉडल इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है दोबारा से नेशनल MDCAT लेवल का, तो उसमें और ज़ाहिर है ये भी कोशिश हो रही है कि इसको ऑनलाइन मतलब टैबलेट्स के थ्रू टेक्नोलॉजी बेस्ड टेस्ट करवाया जाए। तो इस वजह से क्वेश्चंस की बनावट और ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने ये सीरीज़ शुरू की है। कोशिश करें कि इसको सही तरह से समझें, अपना विज़न ब्रॉडर रखें, चाहे टेस्ट आसान हो या मुश्किल हो, आपको हर किस्म का टेस्ट अटैम्प्ट करने की प्रैक्टिस होनी चाहिए है। प्रीवियस वीडियोस की जो लिंक्स है वो मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगा वर्क इन एनर्जी की, और फिर बाकी प्लेलिस्ट में भी आप जाकर इसमें फोर्स एंड मोशन की भी MCQs को देख सकते हैं। यहाँ पर हम ये क्वेश्चन शुरू स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 51, अ फोर्स F इज़ इक्वल टू 1 + y, ये बेसिकली y डिपेंडेंट फोर्स है, इज़ एक्टिंग इन y डायरेक्शन, वर्क डन बाय दिस फोर्स टू मूव द पार्टिकल फ्रॉम y = 0 टू y = 1 मीटर विल बी। अब इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, ठीक है। एक ऑलरेडी हमने पिछले वीडियोस में मेंशन किया था, वो ये है कि आपके पास जो वर्क की वैल्यू है वो आप इस तरह से लिख लें कि चूँकि ये वेरिएबल उसमें फोर्स में आपके पास आ रहा है, मतलब y की वैल्यू पहले 0 है, फिर y की वैल्यू 1 है, और ज़ाहिर है उसी के मुताबिक फोर्स की वैल्यू भी एडजस्ट होगी। सो इट विल बी सॉल्व बाई दिस कि F/dy, और इसका हम यहाँ पर लेंगे इंटीग्रल। अब ये सिंपल इंटीग्रल्स होते हैं, ये अगर आप 2-3 मरतबा भी प्रैक्टिस कर लें, चूँकि मेडिकल के स्टूडेंट्स ने मैथमेटिक्स में ये नहीं पढ़ा होता, तो आप आसानी से कर सकते हैं। मैं आपको ये तरीका बता देता हूँ। F की वैल्यू आप लगा लें 1 + y dy, 0 और 1 चूँकि ये इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज़ हैं। तो इसमें हम क्या कर देंगे कि जो कांस्टेंट वाली टर्म है ये वाली 1, उसको मतलब मैं बिल्कुल आपको देसी तरीके से यहाँ पर बता रहा हूँ कि 1 को आप क्या कर देंगे, या 2 है या 3 है, जो भी है जिसके साथ y नहीं है उसको आप क्या कर देंगे, y कर देंगे, ठीक है। और ये दूसरा जो है, ये अगर y है तो ये y की जगह हो जाएगा y² / 2। ये अगर मिसाल के तौर पर y² होता तो यहाँ पर मैं यहाँ पर इसको मिटा देता हूँ आपके लिए, तो फिर यहाँ पर क्या बन जाता, y³ / 3, ठीक है। यहाँ पर अगर y3 होता तो ये y4/4 हो जाता। तो ये इस तरह से आपके पास सिंपल रिलेशन है, ठीक है। तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, और फिर उस पर आपने क्या अप्लाई करनी है, लिमिट्स। तो मैं दोबारा से उसी फॉर्म में लिख लेता हूँ। सो ये आपके पास पहली टर्म ये हो गई, दूसरी टर्म आपके पास हो जाएगी, इसको भी हम हटा देते हैं। सो दैट विल बी y²/2। अब इसमें आप लिमिट्स अप्लाई कर दें, ठीक है। ज़ाहिर है इस वाली लिमिट से तो सारी टर्म 0 हो जाएगी, सिर्फ मैं 1 लगा दूंगा। सो 1 + 1² / 2, इट विल बी 1 + 1/2, 1 + 0.5, और ये आ जाएगा 1.5 जूल, जो आपके पास करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। और अगर आपने इसको थोड़ा सा इस तरीके को थोड़ा सा आपको मुश्किल लग रहा है, तो मैं दूसरा तरीका भी आपको बता देता हूँ जो आपके लिए बिल्कुल आसान होगा। वो ये है कि चूँकि y की वैल्यू 0 और 1 है, ठीक है, तो आप क्या कर दें, पहले y की वैल्यू 0 पुट कर दें और f की वैल्यू मालूम करें, क्योंकि f आपके पास 1 + y है। सो 0 के लिए f की वैल्यू हो जाएगी 0, 1 + 0, एंड दैट विल बी इक्वल टू 1। और 1 के लिए ये f1 की वैल्यू मैं ले लेता हूँ, ये f2, ये हो जाएगी 1 + 1 = 2, क्योंकि मैंने y की जगह यहाँ पर 1 लगा दिया। तो चूँकि एवरेज फोर्स अभी आपके पास वेरिएबल हो गई है, दो वैल्यूज़ आ गई हैं, तो अब आप इसका एवरेज ले लें। तो एवरेज फोर्स आपके पास आ जाएगा 1 + 2 / 2, एंड दैट विल बी 3/2, 1.5, लेकिन ये न्यूटन है, ठीक है, ये जूल नहीं है। अब आप वर्क की वैल्यू मालूम कर लें, तो वर्क आपके पास आ जाएगा FD, F एवरेज डी। सो F एवरेज आपके पास 1.5 है, मल्टीप्लाइड बाई D की वैल्यू 0 to 1 मीटर है, y अलॉन्ग y एक्सिस, तो आपके पास आ जाएगा 1.5 जूल्स। आंसर आपके पास वही आएगा,
ठीक है, तो ये इतना कोई मुश्किल नहीं है, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं इसको। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास, किनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इंक्रीज बाई 44%, व्हाट इज़ द परसेंटेज इंक्रीज इन द मोमेंटम। इस किस्म के क्वेश्चंस में बार बार ये चीज़ रिपीट हो रही है और मैं आपको, ये इसकी इक्वेशन है। अब इसमें दो किस्म के क्वेश्चंस अक्सरियत आते हैं जो कि मुख्तलिफ MCQs में ऑलरेडी सॉल्व होते रहे हैं। वो ये है कि अगर मोमेंटम में इंक्रीज़ आ जाए 10%, तो किनेटिक एनर्जी का इंक्रीज़ जो है वो क्या हो जाएगा 21%। ठीक है, ये एक तरह का क्वेश्चन है। और इसी तरह से अगर मैं इसको उल्टा कर दूं कि किनेटिक एनर्जी का इंक्रीज़ 21% आ रहा है तो मोमेंटम में कितना इंक्रीज़ होगा, तो आप 10%। मतलब इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ये इस किस्म के क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं और इसमें आपको सिर्फ डाटा का पता होना चाहिए है। इसी तरह से अगर मोमेंटम में इंक्रीज़ हो रहा है 20%, तो किनेटिक एनर्जी में इंक्रीज़ होगा 44%। और इसी तरह से उसको उल्टा कर दें कि अगर किनेटिक एनर्जी का इंक्रीज़ 44% है और मोमेंटम का इंक्रीज़ उसके लिए फिर 20% हो जाएगा। इसके सोल्यूशन आप पिछले वीडियोस में देख सकते हैं, कोई इतना मुश्किल तरीका नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पर आपको इसका शॉर्टकट मैकेनिज्म भी बता दिया है। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, दैट वर्क इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, समटाइम स्केलर वेक्टर, नन ऑफ दीज। तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन जो है यही वाला होगा, स्केलर क्वांटिटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, when a man walks on a surface horizontally with constant velocity, work done by। so work done by क्या है, work done by friction is 0, contact force is 0, gravity is 0। ठीक है, so all of these। अब करेक्ट ऑप्शन आपके पास all of these है, लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा सा स्टेटमेंट को दोबारा से पढ़ें, that when a man walks on a surface horizontally with constant velocity। ठीक है, वर्क डन इज, अब ये कांस्टेंट वेलोसिटी है तो इसका मतलब ये है कि अप्लाइड फोर्स नेट फोर्स को, फ्रिक्शन फोर्स को क्या कर रही है, ओवरकम कर रही है। तो जाहिर है फ्रिक्शन फोर्स तब होती जब ये इसकी वेलोसिटी में क्या करता, डिक्रीज पैदा करता। ठीक है, तो अगर डेल्टा वी की वैल्यू नेगेटिव होती तो हम कहते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पर नेगेटिव है या काम कर रही है। कॉन्टैक्ट फोर्स इज 0, कॉन्टैक्ट फोर्स जो है जो पाँव का रोड के साथ है, ठीक है, वो भी जाहिर है कॉन्टैक्ट फोर्स बेसिकली क्या है, फ्रिक्शन फोर्स है, वो भी क्या होगा, 0 होगा। और ग्रेविटी 0, ग्रेविटी का मतलब क्या है कि ग्रेविटी अगर वर्क करेगा तो इसकी वजह से क्या पैदा होगी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और यहाँ पर स्पेसिफिकली हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी में क्या लेंगे, डेल्टा mgh। ठीक है, तो अगर पोटेंशियल एनर्जी में चेंज नहीं आ रहा तो इसका मतलब यह है कि ग्रेविटी का भी वर्क क्या है, 0 है। तो इस वजह से ये सारे ऑप्शन आपके पास ठीक आ जाते हैं एंड योर बेस्ट ऑप्शन इज दैट ABC ऑल। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। What is the kinetic energy of a body 5 kilogram and momentum 15 kilogram meter per second? So kinetic energy of a body 5 kilogram। So kinetic energy आपके पास ऑलरेडी जो फार्मूला अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, P²/2m। तो ये आपको पता होना चाहिए है कि P की वैल्यू यहाँ पर इन्होंने दी हुई है 15, इसका स्क्वायर ले लें और नीचे है 5। सो 2m हो जाएगा, 2 × 5 आ जाएगा, 15 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 225 और यह आ जाएगा इसको लिख लें 10। सो ये सिंपल, आप इसको 10 पे डिवाइड करेंगे तो ये यहाँ पर फ्रैक्शनल पॉइंट इंट्रोड्यूस कर देगा। सो दैट विल बी 22.5 जूल्स। यहाँ से इस इक्वेशन से एक और चीज़ भी मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि P² इज इक्वल टू 2m किनेटिक एनर्जी का स्क्वायर रूट, सॉरी किनेटिक एनर्जी का स्क्वायर रूट मैंने पहले से लगा लिया। सो मैं अगर क्या कर देता हूँ, P का दोनों साइड पर स्क्वायर रूट ले लेता हूँ, सो 2m आ जाएगा। ठीक है, और किनेटिक एनर्जी और सबके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से फॉर अ कांस्टेंट मास मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ किनेटिक एनर्जी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इफ अ हॉर्स पुल्स अ कार्ट, वर्क डन बाय द हॉर्स इज। तो जाहिर है हॉर्स जो फोर्स अप्लाई कर रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट भी, कार्ट भी उसी डायरेक्शन में मूव कर रही है। सो इस वजह से वर्क डन बाय दैट हॉर्स इज पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम पॉइंट दिस A to 2, 3, 4 to this point under the constant force F, find the work done by this force in this process। तो इसके लिए मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि आपको स्केलर प्रोडक्ट की और वेक्टर प्रोडक्ट की अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है
कि वो जब वेक्टोरियल फॉर्म में होते हैं तो हम किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले आप इन ए और बी से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल लें, ठीक है। ये कैसे निकाला जाएगा, आप सिर्फ और सिर्फ फाइनल कोऑर्डिनेट से इनिशियल कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट कर दें। सो डी विल बी इक्वल टू 1 से आप 2 को सब्ट्रैक्ट कर लें, दैट विल बी -i। 2 से आप 3 को सब्ट्रैक्ट कर लें, दैट विल बी -j। और 3 से 4 को सब्ट्रैक्ट कर लें तो ये बन जाएगा -k। डिस्प्लेसमेंट की फोर्स की क्या वैल्यू है, फोर्स की वैल्यू है 2i + 3j + 4k। तो अब क्या करना है, अब क्या करना है कि वर्क आपके पास बराबर है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का स्केलर प्रोडक्ट। तो उसके लिए आपको इसको कन्वर्ट करना होगा, इसको प्रॉपरली स्केलर प्रोडक्ट सॉल्व करना होगा। सो स्केलर प्रोडक्ट में आप ज़ाहिर है i to j या j to i ये सारी वैल्यू ज़ीरो होंगी, k to i, k to j, j to k ये सब ज़ीरो होगा। तो हम सिर्फ और सिर्फ इनके करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 1 × 2 इज़ 2, ये -2 आ जाएगा बिकॉज यहाँ पर नेगेटिव साइन है। i.i आपके पास 1 आ जाएगा, सो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। इसी तरह से j का कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 3 है, तो ये -3 हो जाएगा। j.j 1, यहाँ पर ये मैं लिख लेता हूँ i.i, j.j और k.k, ये 1 के बराबर है। और तीसरी चीज़ जो आएगी वो आपके पास -4 आ जाएगी। सो इस तरह टोटल आपके पास जवाब आ जाएगा -9 जूल। यहाँ पर आपके जहन में ये सवाल पैदा हो सकता है कि ये प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट या सेकंड चैप्टर तो MD-CAT के कोर्स में नहीं है। बिल्कुल आपकी बात सही है, सिलेबस में नहीं है, लेकिन जो ये वाला फार्मूला है ये आपके 4th चैप्टर में है। और ज़ाहिर ये दोनों वेक्टर्स हैं, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, W स्केलर है, तो इसको मालूम करने के लिए आपको स्केलर प्रोडक्ट की अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है, ठीक है। इसको समझने के लिए भी मैंने अपने जो वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम का जो चैप्टर है वो प्लेलिस्ट में आप वहाँ पर उनकी वीडियो से समझ सकते हैं ये सारा प्रोसीजर। तो थोड़ा सा आपके लिए ये अंडरस्टैंडिंग में आसानी हो जाएगी। अच्छा, इन केस ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। अब आप कहेंगे कि ये हार्मोनिक ऑसिलेटर है, ये तो चैप्टर 7 से है। नो, ठीक है, आपकी बात बिल्कुल फिट है, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है टोटल एनर्जी की, तो ज़ाहिर इट कैन बी शिफ्टेड है यार। और वो ज़ाहिर एक दोनों चैप्टर्स का एक कॉम्बिनेशन बन गया है ये क्वेश्चन। तो ये मैं 7 चैप्टर में भी पूछ सकता हूँ और 4 चैप्टर में भी पूछ सकता हूँ। तो ये क्या होगी, कांस्टेंट होगी, ठीक है। मतलब कांस्टेंट का मतलब क्या है कि टोटल एनर्जी जो है दैट इज़ इक्वल टू किनेटिक प्लस पोटेंशियल, और ये हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट। लेकिन ये बात ज़रूरी है कि अगर स्टेटमेंट में कोई और चीज़ मिसाल के तौर पर आपने ऐड कर दी तो ये फैक्टर ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये जो सिचुएशन है ये किसके लिए है, आइसोलेटेड सिस्टम के लिए है। हाँ, अगर आप सिर्फ और सिर्फ इस तरह से बात करते हैं कि किनेटिक और पोटेंशियल की एनर्जी कांस्टेंट रहेगी तो फिर आइसोलेटेड है। लेकिन अगर आप एक नॉन आइसोलेटेड सिस्टम से एक आइसोलेटेड से नॉन आइसोलेटेड सिस्टम पर आएंगे तो उसमें किनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इनके साथ साथ एक और चीज़ भी आ जाएगी। एंड डू यू नो व्हाट, दैट विल बी वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्सेस, ठीक है। तो ये चीज़ भी आ जाएगी, तो वो ज़ाहिर है उसमें लॉस होता जाएगा। ओके, a variable force F is applied. What will be the work done in moving the particle from x is equal to 0 to 1? So इसमें यहाँ पर जो फोर्स की वैल्यू दी गई है दैट इज F इज इक्वल टू x, ठीक है। तो जाहिर है x की वैल्यू 0 है तो F1 आपके पास आ जाएगा 0, x की वैल्यू 1 है तो F2 आपके पास आ जाएगा 1। इन दोनों का एवरेज ले लें, यह बन जाएगा 1 + 0/2, दैट विल बी 1/2, 0.5 न्यूटन। और अब मैं अगर वर्क मालूम करता हूँ सो दैट विल बी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। F की वैल्यू 0.5 न्यूटन है और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 से लेकर 1 तक है, तो ये 1 आ जाएगा एंड दैट विल बी इक्वल टू 0.5 जूल्स, जो आपके पास ये करेक्ट ऑप्शन है। 60 नंबर क्वेश्चन है, अ 4 किलोग्राम ईगल पिक्स अप अ 75 ग्राम स्नैक एंड रेजेस इट 2.5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड टू अ ब्रांच. What is the work done to raise the bird's own center of mass to the branch, assuming g is equal to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर? तो यहाँ पर चूंकि बात जो है वो किसकी हो रही है, उसके अपने सेंटर ऑफ मास की हो रही है, तो इसके लिए सिंपल आपके पास फार्मूला है mgh
दैट इज़ द वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। m की वैल्यू है 4, g की वैल्यू है 10 और h की वैल्यू है 2.5 मीटर। तो 2.5 के नीचे 10 लगा देंगे, ये पॉइंट हाँ से हट जाएगा, 10 कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 100 जूल। तो ये बिल्कुल अपने ऊपर जो इसने वर्क किया है अपने आप को उठाने के लिए, तो वो 100 जूल हो जाएगा। ये चीज़ यहाँ से फिर क्या हो गई है, डिस्कार्ड हो गई है। क्वेश्चन नंबर 61 है हमारे पास, दैट अ पार्टिकल ऑफ मास m 10 kg इज मूविंग विद द वेलोसिटी 10x रेज़ टू पावर 1/2 जबकि x डिस्प्लेसमेंट है और वर्क डन आपने मालूम करना है, ये नंबर वैसे ही लिखा हुआ है। ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम x इज इक्वल टू 4 टू x इज इक्वल टू 9। तो जाहिर है इससे जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आपको मिलेगी वो मिलेगी 5 मीटर। अच्छा, दूसरी चीज़ जो हमारे पास आती है वो ये है कि मैस की वैल्यू जो है वो 10 किलोग्राम है और v की जो वैल्यू दी गई है वो है 10x रेज़ टू पावर 1/2, बिकॉज 1/2 को मैं स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो इस तरह से अगर हम काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, हाफ mv², तो इनकी वैल्यूज़ लगा दें, हाफ हो जाएगा, m की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 10 और ये v की वैल्यू मैं लिख रहा हूँ और उसका फिर स्क्वायर। तो इस तरह आ जाएगा हाफ, 10 अपनी जगह पर छोड़ दें, 10 का हो जाएगा स्क्वायर, तो ये अलहदा से नंबर आ जाएगा और x का स्क्वायर रूट का स्क्वायर लेंगे तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे क्योंकि स्क्वायर रूट 1/2 के पावर के बराबर होता है। तो अब इसका हम सोल्यूशन निकालते हैं, 1/2 इंटू 10 इंटू 100 इंटू 5, एक्स की जगह 5 लगा दें, 2 5 ज़ार 10, 5 5 ज़ार 25 इंटू 100 और ये आपके पास जवाब आ जाएगा 2500 जूल्स। तो ये करेक्ट ऑप्शन हुआ। फिर उसके बाद बात आती है वर्क डन बाई फ्रिक्शन। अब वर्क डन बाई फ्रिक्शन जो है, अब इस केस में जो पॉसिबिलिटीज़ हैं पॉजिटिव होने की, नेगेटिव होने की, ज़ीरो होने की, तो उसमें आप देखें कि वर्क डन जो है वो फ्रिक्शन की वजह से, वैसे तो हम ये कहते हैं कि फ्रिक्शन जो है वो हमेशा अपोजिशन ऑफर करता है, किसके लिए, टू मोशन, ठीक है। लेकिन तो ज़ाहिर है उस वक्त तो फिर इसको हमेशा नेगेटिव होना चाहिए है, लेकिन ये पॉजिटिव किस केस में हो सकता है। और इसके लिए आप ये मिसाल कंसिडर कर लें कि ये ट्रक जो है ये किसी जगह पर खड़ा है ग्राउंड पर, ठीक है, और ये जो मैस है ये बिल्कुल इसके सरफेस पे पड़ा हुआ है अंदर पीछे की तरफ। तो जैसे ही क्या करता है, ट्रक जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में मोशन स्टार्ट करता है, तो ये बॉक्स भी जो है ये कि भी क्या करेगा, उसी के साथ आगे की तरफ जाएगा। और इसको इस आगे की तरफ लेकर जाने के लिए ज़रूरी क्या चीज़ है, फ्रिक्शन बिटवीन द बॉक्स एंड द बॉडी ऑफ ट्रक, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव केस में आता है। ज़ीरो का केस जो है, ज़ीरो अब उस हालत में होगा कि आप एक बॉक्स को क्या कर रहे हैं, किसी सरफेस पर ड्रैग करने की कोशिश कर रहे हैं एक ख़ास डायरेक्शन में, लेट्स से मैं ये फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स जो है इसको मूव नहीं करने देती, बिल्कुल इस डायरेक्शन में है। तो ज़ाहिर है जब इसके लिए डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी तो यहाँ पर वर्क की वैल्यू भी ज़ीरो हो जाएगी। अब आते हैं नेगेटिव की तरफ। नेगेटिव के केस में आप देखें, आपकी मिसाल के तौर पर गाड़ी जा रही है इस डायरेक्शन में और फिर आप क्या करते हैं कि ब्रेक अप्लाई करते हैं। तो ब्रेक अप्लाई करते वक्त इसकी डिस्प्लेसमेंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में होती है, लेकिन जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसकी डायरेक्शन बैकवर्ड होगी, तो ऑटोमेटिकली दे विल क्रिएट नेगेटिव वर्क डन। सो इस तरह से हमारे पास ये जो सारे ऑप्शंस हैं ये ठीक हैं। सो ऑल ऑफ दीज आर पॉसिबल। आई होप सो। ये बहुत टेक्निकल पॉइंट है लेकिन आपको समझ आ चुका होगा, और इसमें इन चीज़ों पर भी आपने गौर करना है कि यहाँ पर इन्होंने ऑलवेज का मेंशन नहीं किया हुआ, ये कैन भी, तो कैन भी में ये पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, ठीक है। एक बात मैं यहाँ पर आपको रिमाइंड करा दूँ कि लाइक और सब्सक्राइब किया करें चैनल को, बिकॉज इस तरह से मुझे एक तरह की मोटिवेशन मिलती है ताकि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा MCQs और प्रैक्टिसेस करा सकता हूँ, ठीक है। ये मेरे लिए बहुत मैटर करता है कि मिसाल के तौर पर आप लाइक करें या सब्सक्राइब करें, सो ऑब्वियसली, और जहाँ पर आपको समझ नहीं आती फिर वहाँ पर कमेंट भी किया करें। आई लव टू आंसर दी क्वेश्चंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है दैट अ बॉडी मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर along a straight line under the action of 5 Newton. If work done is 25 joules, then angle between the force and the direction of motion will be. अब ये तो सीधा सीधा सवाल है कि फोर्स के वर्क की वैल्यू जो है आपके पास FD के बराबर है, F है 5 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट है 10, तो ये आ जाएगा 50 जूल्स। लेकिन उसने कहा है कि वर्क जो है वो
50 जूल्स नहीं है, 25 जूल्स है। तो इसका क्या हो गया, हाफ हो गया। ये हमेशा याद रखें कि ये जो मैंने वर्क की वैल्यू आपको बताई है इस केस में ये क्या है, मैक्सिमम। लेकिन अगर ये हाफ ऑफ मैक्सिमम हो तो उस वक्त हमेशा आपके पास कॉस थीटा की वैल्यू 1/2 आएगी और थीटा जो है वो आपके पास क्या आएगा, 60 डिग्री। तो इस वजह से अगर मैं इसको दोबारा से सॉल्व करता हूँ, 5 × 10 × कॉस थीटा, ठीक है। तो अगर आप इस तरीके से भी आते हैं आपको समझ नहीं आई तो फिर आप इसको इस तरह कर दें कि इसको 25 कर दें, ये 50 आ जाएगा। कॉस थीटा यहाँ पर पुट कर दें, ये 50 इधर डिनोमिनेटर में लगा दें, यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। आपके पास यहाँ से जवाब आ जाएगा 1/2। सो ज़ाहिर है जब कॉस थीटा की वैल्यू 1/2 आ रही है सो इट मीन्स कि थीटा जो है ये क्या है, 60 डिग्री है। तो ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। आई होप सो ये पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, दी एटमॉस्फेयर अराउंड द अर्थ इज हेल्ड बाय दी ग्रेविटी। ये भी सिंपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। अ बॉडी ऑफ मैस 10 किलो is moved parallel to the ground through a distance of 2 meter. The work done against the gravitational force is पैरेलल टू ग्राउंड। पैरेलल टू ग्राउंड में आपके पास अगर वर्क की वैल्यू आप चेक करेंगे, लेट्स से ये ऑब्जेक्ट है और इसको ग्राउंड पे ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर जाया गया है, तो ग्रेविटी के लिए फोर्स ऑफ ग्रेविटी की डायरेक्शन हम डाउनवर्ड लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, इनके दरमियान आ जाता है 90 का एंगल और वर्क आपके पास क्या हो जाएगा, 0। तो चाहे जितने भी डिस्प्लेसमेंट हो, और इसकी वजह भी आपको पता होनी चाहिए है कि चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इन दैट केस इज 0। सो दिस वर्क इज कंसिडर्ड एज 0 विद रिस्पेक्ट टू ग्रेविटेशनल लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है दैट वर्क ब्लैंक स्पेस वर्क ऑन आर्बिट्ररी सिस्टम मीन्स अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टू द सिस्टम, ठीक है। सो टू द सिस्टम का मतलब क्या हो गया कि आप क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव वर्क कर रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अ पॉजिटिव वर्क विल ट्रांसफ़र एनर्जी टू द सिस्टम, ठीक है। सो ये किनेटिक एनर्जी में चेंज लाएगा। लेकिन यहाँ पर ये बात भी ज़रूरी है देखना कि वर्क जो है वो किनेटिक एनर्जी की पॉजिटिव वैल्यू भी लेकर आ सकता है चेंज की और नेगेटिव वैल्यू भी ला सकता है, ठीक है। लेकिन ज़ाहिर जब आप उसमें एनर्जी ट्रांसफ़र करेंगे सो इसका मतलब ये है दैट द किनेटिक एनर्जी इज़ इंक्रीजिंग। सो इस वजह से इस केस में फाइनल किनेटिक एनर्जी इनिशियल किनेटिक एनर्जी के मुकाबले में क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। सो तब आपके पास ये करेक्ट ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है हमारे पास, वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कल इज 0 बिकॉज ऑप्शंस क्या हैं, अ बॉडी मूव्स पैरेलल टू फोर्स, नहीं, अ बॉडी मूव्स अपोजिट टू फोर्स, नहीं, द बॉडी मूव्स राइट एंगल टू फोर्स, ये बिल्कुल करेक्ट है। वजह क्या है इसके करेक्ट होने की, पहले भी मैं आपको ये बता चुका हूँ कि अगर ये हम एक सर्कल कंसिडर करते हैं और इसमें ये मैं इसका रेडियस लेता हूँ, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर कंसिडर किया जाता है, ये इसकी सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन है और इसको इस डायरेक्शन में लेट्स से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये रिवॉल्व कर रहा है। तो इसकी जो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी की डायरेक्शन है ये बिल्कुल फोर्स के परपेंडिकुलर आ रही है। सो इस वजह से ये वाला ऑप्शन आपके पास करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं, दैट व्हेन मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इंक्रीज्ड बाय 200% इट्स किनेटिक एनर्जी इंक्रीज्ड बाय। अब इसकी सोल्यूशन के लिए भी हमें जो इक्वेशन यहाँ पर लिखनी होगी दैट विल बी के ई इज़ इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m। सो मैं ये फर्स्ट वैल्यू कंसिडर करता हूँ और जो P2 की वैल्यू है उसमें हमने इनिशियल में 200% का इंक्रीज़ कर दिया। सो 200 को 100 पे डिवाइड कर दें ऑफ P1। सो यहाँ से ये नंबर्स कैंसिल हो जाएंगे 0 0 और ये आपके पास आ जाएगा 3P1। नाउ फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ KE2, P2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m दैट विल बी इक्वल टू, P2 की जगह लगा दें 3P1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m, दिस विल बिकम 9 P1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m। यहाँ से आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि अगर आप KE2 को और KE1 को अगर आप KE2 से सब्ट्रैक्ट कर लें, KE2 माइनस KE1, तो हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा सिंपल 9 P1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m माइनस P1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m, दोनों में P1 स्क्वायर बाई 2m कॉमन कर लें, 9 माइनस 1 यह आ जाएगा 8 P1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m। तो ओरिजिनल जो स्पीड काइनेटिक एनर्जी है वो ये है
और फाइनल उसकी 8 टाइम्स हो गई तो आपके पास 800% इंक्रीज आ जाएगा किनेटिक एनर्जी का। तो ऑप्शन नंबर डी आपके पास करेक्ट होगा। आई होप सो। ये एक टेक्निकल प्रॉब्लम था, लेकिन मैं बार बार ये क्वेश्चंस आपके सामने रख रहा हूँ ताकि आपकी रेगुलरली इसकी प्रैक्टिस होती रहे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है दैट टू फोर्सेज of 5 Newton and 15 Newton are working on a body in opposite direction. If body displaced by 5 meter in the direction of net force, what will be the work done by the net force? बिल्कुल ये अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। सो ये मिसाल के तौर पर ये ऑब्जेक्ट हो गया है, इस डायरेक्शन में 15 मीटर है, ठीक है, सॉरी न्यूटन है, और इस डायरेक्शन में 5 न्यूटन है। सो ऑब्वियसली इनका जो नेट फोर्स होगा वो बन जाएगा 10 न्यूटन इस डायरेक्शन में, और उसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट कितनी हो रही है, 5 मीटर। सो आपके पास फिर वर्क कितना आएगा, सिंपल 50 जूल, ठीक है। ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है कि जो नेगेटिव -50 जूल को, जाहिर है ये आंसर भी हो सकता था, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम दूसरी आ रही है कि इन्होंने जो सिंबल यूज़ किया हुआ है वो गलत है। क्यों? वजह यह है कि अब यहाँ पर ये रेफरेंस पता नहीं है कि ये वाली लेफ़्ट वाली फोर्स जो है ज़्यादा थी या राइट वाली ज़्यादा थी, तो इस वजह से हम उसको पॉजिटिव नेगेटिव अपनी तरफ से नहीं कह सकते, लेकिन हम इस ऑप्शन की तरफ जा सकते थे। लेकिन यहाँ पर ये मसला इसके यूनिट की फॉर्मेशन का है जो गलत तरीके से लिखा हुआ है। सो ऑब्वियसली फिर हमारे पास एक ही करेक्ट ऑप्शन बचता है, तो थोड़ा सा आपने कॉमन सेंस से भी काम लेना है सोल्यूशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ सिंपल पेंडुलम वर्क डन बाय द टेंशन फोर्स इज 0। मैं कैसे ये कह रहा हूँ, वजह इसकी ये है कि अगर आप मिसाल के तौर पर इस तरह से सिंपल पेंडुलम को कंसिडर करते हैं और फिर उसके बाद इसकी मुख्तलिफ पोजीशंस को देखते हैं जिस पर ये ऑसिलेट कर रहा होता है, इस डायरेक्शन में, फिर वापस, फिर इस डायरेक्शन में, और फिर वापस, तो ये बिल्कुल अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूं ना, तो ये जो स्ट्रिंग की डायरेक्शन है इट बिहेव्स लाइक सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। और इसकी जो मोशन है ये बिल्कुल इसके साथ क्या बनाती है, 90 का एंगल। सो इस वजह से ये सिंपल पेंडुलम का जो रिस्टोरिंग टेंशन फोर्स है ये ना इस बॉडी को इस डायरेक्शन में लेकर जा रहा है, ना ये इधर जा रहा है, तो इस वजह से इसका वर्क जो है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि ज़ाहिर है डिस्प्लेसमेंट जो है वो फोर्स की डायरेक्शन में नहीं हो रही। वर्क की बेसिक डेफिनेशन क्या है, दैट डिस्प्लेसमेंट शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स और इन द कंपोनेंट ऑफ द फोर्स। कोई भी उसकी कंपोनेंट हो सकता है, एफ एक्स या एफ वाई इसकी डायरेक्शन में होगी तो वर्क कंसिडर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है दैट विच इज़ द यूनिट ऑफ एनर्जी। तो जूल, अर्ग, किलोवाट आवर, सारे के सारे पॉसिबल यूनिट्स हैं। सो हमारे पास ये सारे के सारे ठीक हो जाएंगे। अ ब्लॉक ऑफ मैस 50 किलोग्राम स्लाइड्स ओवर अ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। इफ द कोफिशिएंट बिटवीन द सरफेस इज 0.2 देन वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन इज। तो इस केस में अभी वर्क की कैलकुलेशन के लिए हमें जो रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी, वैसे तो हम कहेंगे कि एफ डी है, लेकिन ये एफ जो है ये किसके बराबर होगा, बिकॉज हम फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं, म्यू एफ एन डी, ठीक है। दैट विल बी द नॉर्मल रिएक्शन विच विल बी इक्वल टू द वेट। तो अब इसकी वैल्यूज़ लगा दें। म्यू है आपके पास 0.2, वेट है एम जी और डी, तो अब उसमें 0.2 आ जाएगा, एम की वैल्यू है 50, जी की वैल्यू 9.8, डी की वैल्यू है 1। 0.2 के नीचे 10 लगा दें, 2/10 हो जाएगा, ये 10 10 कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। सो ये आ जाएगा 2 5s are 10, और इसको 9.8 से मल्टीप्लाई करें, सो 98 जूल्स आपके पास करेक्ट ऑप्शन आएगा, ठीक है। इसी तरह से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट फॉर पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट हाउ इज़ द वर्क डन रिलेटेड टू टाइम, ठीक है। सो वर्क जो है इट इज़ टोटली डिपेंडेंट अपॉन फोर्स, डिस्प्लेसमेंट एंड द एंगल बिटवीन दीज टू। ये डिपेंड नहीं करता टाइम पर। हाँ, वर्क का जो टाइम रेट है जिसको फिर हम पावर के साथ डिनोट करते हैं वो डिपेंड करता है टाइम पर। सो वर्क जो है वो टाइम पर डिपेंड नहीं करता। अगला क्वेश्चन हमारे पास है दैट कंसिडर अ ड्रॉप ऑफ वाटर mass 1 gram falling from a height of 1 kilometer. It hits the ground with a speed of 50 meter per second.
जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेने का कहा है। द वर्क डन बाई द ग्रेविटेशनल फोर्स इज। सो इस केस में जो ग्रेविटेशनल फोर्स का काम है वो बेसिकली क्या है, mgh। तो उसके लिए सिंपल तरीका है कि मैस कितना है इस ऑब्जेक्ट का, ड्रॉपलेट का, दैट इज़ 1 ग्राम। तो 1 को किलोग्राम में कन्वर्ट कर दें, 1000 पे डिवाइड कर दें। जी की वैल्यू 10 दी गई है, 10 लगा लें। और एच की वैल्यू 1 किलोमीटर दी गई है, सो इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर दें। ये दोनों नंबर कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास 10 जूल जवाब आ जाएगा। बेसिकली यहाँ पर वजह क्या है कि ये जो वर्क है यही इसकी पोटेंशियल एनर्जी है, और इसी की वजह से अगर ये ऑब्जेक्ट मिसाल के तौर पर, अब ये तो ड्रॉपलेट है, ये तो बहुत हल्का है, लेकिन इसके मुकाबले में अगर कोई भारी चीज़ किसी सरफेस से टकराती है और उसको तोड़ती है तो उसकी बेसिक वजह उसकी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, उसकी वजह से ही इसकी स्पीड क्रिएट होती है। हमारे पास करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा। इफ़ द increase in the kinetic energy of a body is 22%, then the increase in the momentum will be 0.1, ये बेसिकली 10% होगा। ठीक है, क्योंकि ये 10/100 आपके पास आ जाएगा 0.1। और ये सोल्यूशन ऑलरेडी जो वर्क एंड एनर्जी के MCQs हैं उसमें ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है। तो आपको वैसे भी मैं इनमें पिछले वीडियोस के लिंक शेयर कर दूंगा, तो आप उसमें आसानी से देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अ बॉल इज़ रिलीज्ड फ्रॉम, और इसमें थोड़ा सा मैं अगर आपके लिए रेफरेंस इक्वेशन मेंशन कर दूं कि KE किसके बराबर है, P²/2m, तो आप इससे इसको सॉल्व कर सकते हैं। सोल्यूशन ऑलरेडी मेरी वीडियोज़ में अवेलेबल है इसी सीरीज़ में, और या तो मेरे ख्याल में इसी वीडियो में भी होगी, और पिछले इससे जो पिछला था लेक्चर उसमें भी अवेलेबल होगी, जो MCQs की सीरीज़ थी। बिल्कुल इससे जो पिछला है, अब ये मेरे ख्याल में 4th होगा वर्क एंड एनर्जी का, और ये पिछली वीडियो जो है वो 3rd होगी, तो उसमें आप देख सकते हैं। बाकी MCQs भी फिर आप आराम से देख लेंगे। अ बॉल इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, द रेशो ऑफ वर्क डन बाई द ग्रेविटी इन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड सेकेंड ऑफ द मोशन इज। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको जिस इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी, दैट इज़ S इज़ इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT²। इसमें पहला सेकंड, दूसरा सेकंड और तीसरा सेकंड है। तो मैं अगर S1 की वैल्यू मालूम करता हूँ तो ज़ाहिर इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, ये आ जाएगा हाफ। जी की वैल्यू आप लेते हैं जी, ए की जगह जी लिख लेते हैं, और टी की जगह मैं लिख दूंगा 1। तो S1 हमारे पास आ जाएगा G/2। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद आते हैं हम S2 की तरफ कि 2 सेकंड के बाद क्या होता है। सो S2 बन जाएगा हाफ, अगेन इनिशियल वेलोसिटी 0 है, स्टार्ट से जी, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा, दैट विल बिकम 4G/2। लेकिन अब ये पहले सेकंड की है और ये 2 सेकंड की बाद है, तो अब दूसरे सेकंड की मालूम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, S2 माइनस S1। तो वो कितनी हो जाएगी, 4G/2 से हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे G/2, तो हमारे पास जवाब आ जाएगा, सिंपल 2 को LCM ले लें, 3G/2। तो ये पहले सेकंड का डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये दूसरे सेकंड का। तीसरे सेकंड के लिए आप पहले S3 मालूम कर लें, अगेन 1/2G, 3 का स्क्वायर, ये 9G/2 आ जाएगा। और अब S3 से S2 को सब्ट्रैक्ट कर लें, जो 2 सेकंड के बाद का डिस्टेंस था, तो आपको तीसरे सेकंड का डिस्टेंस भी मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा 9G/2 माइनस 4G/2, 2 LCM हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 5G/2। तो आप देखें, ये आपका पहले सेकंड का डिस्प्लेसमेंट, ये दूसरे सेकंड का, और ये तीसरे सेकंड का। तो अगर आप इसमें रेशो चेक करें, ये 1G/2 है, ये 3G/2 है, और ये 5G/2 है, तो ये 1:3:5 आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, टेक्निकल सवाल था, सोल्यूशन आसानी से हो सकती है, बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स का यूजेज नहीं है, लेकिन कॉमन सेंस आपने ज़रूर यूज़ करनी है। ओके, अ बुलेट इज़ फायर्ड फ्रॉम अ गन, बुलेट फायर्ड फ्रॉम अ गन कैन पियर्स टू अ टारगेट ड्यू टू हीट एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, एक्सेलरेशन, कैनेटिक एनर्जी। तो जाहिर है इसकी कैनेटिक एनर्जी जो है वो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होती है हाफ mv², जिसकी वजह से ये टारगेट को पियर्स करती है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, दैट अ 4 किलोग्राम ईगल पिक्स अप अ 75 किलोग्राम स्नेक एंड रेजेस इट टू 2.5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड टू अ ब्रांच। व्हाट इज द वर्क डन टू रेज द 80 टू द बर्ड्स, ये नहीं है नंबर, बर्ड्स ओन सेंटर ऑफ मास टू द ब्रांच, और जी की वैल्यू आपने ये लेनी है। तो इसमें ऑलरेडी ये प्रॉब्लम भी आई गेस इसी वीडियो में या इससे पिछली वीडियो में सॉल्व हो चुका है। ठीक है, और सोल्यूशन का तरीका काफ़ी सिंपल है।
क्योंकि ज़ाहिर है इसमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं पूछी गई, उसके अपने ओन सेंटर ऑफ मास की बात की गई है। सो पोटेंशियल एनर्जी आपके पास हो जाएगी जो उसने वर्क किया है वो mgh के बराबर होगा। m की वैल्यू है 4, g की वैल्यू है 10 और h की वैल्यू है 2.5 मीटर। तो 2.5 के नीचे 10 लगा दें, ये 25/10 आ जाएगा, 10 10 कैंसिल हो जाएगा और 25 मल्टीप्लाइड बाई 4 आपके पास 100 जूल जवाब आ जाएगा। सो ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, सो हम यहाँ पर इसको स्टॉप कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 80 तक। ठीक है, मैं कहता हूँ कि हर एक वीडियो में आपको 20 से 30 MCQs मिलें ताकि वहाँ से आपको थकावट भी ना हो जहनी तौर पर और कुछ आइडिया भी प्रॉपरली आपको मिल सके। तो इंशाल्लाह अगला जो सीक्वेंस है उसमें हम रिमेनिंग क्वेश्चंस को देखेंगे कि अगर हमने एक वीडियो में उसको कंपाइल कर लिया या फिर अगर 2 वीडियोज़ उसकी बनती हैं तो हम उसको फाइनलाइज कर लेंगे। एट दी एंड वीडियो लेक्चर आपको पसंद आता है MCQs की सोल्यूशन, तो लाइक सब्सक्राइब भी किया करें और अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी शेयर किया करें, जूनियर्स के साथ भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो इससे फ़ायदा ले सकें। थैंक यू।